हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद इन्फिलन। अभी तक हम ऑपरेटर्स वगैरह के बारे में बात कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे यार इनपुट कैसे लेंगे जावा में। अब जैसे यार सी में आप करते हैं स्कैनएफ, अगर आपने पढ़ा है सी प्लस प्लस में आप करते हैं सी इन, उसी तरह से यार जावा में क्या होता है, जावा में होता है यार आपका स्कैनर क्लास। ठीक है, अब स्कैनर क्लास आपने सुना होगा लेकिन आपको समझ नहीं आया है तो कोई बात नहीं, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। कुछ स्टेप्स होती है इनपुट लेने की। अब इनपुट लेना क्यों है, जैसे कि मान लीजिए यार एज नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें हमने 21 दे दिया, तो इसको हम बोलते हैं हार्ड कोडेड वैल्यू। कल को अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो और आप चाह रहे हैं कि यूज़र उसमें इनपुट दे, तो उसके लिए हमको इनपुट लेना ज़रूरी है। तो इनपुट लेने के लिए यार सबसे पहले आपको ये वाली लाइन कहाँ ऐड करनी है, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अब यहाँ पर इम्पोर्ट क्या है, स्कैनर क्या है। इम्पोर्ट मतलब क्या होता है कि आप कोई बाहर की फाइल को या फिर किसी क्लास को या किसी पैकेज या लाइब्रेरी को अपने जावा के कोड में लाना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए हम इस इम्पोर्ट कीवर्ड, ये एक कीवर्ड है, इम्पोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। उसके बाद जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर जो लिखा हुआ है ना, ये पूरा एक लोकेशन है उसका, कि जावा के अंदर जो यूटिल फोल्डर है उसके अंदर जो स्कैनर क्लास है उसको मैं इंपोर्ट करवाना चाहता हूँ। तो स्कैनर क्लास है, इसका एस कैपिटल है, आपको ध्यान रखना है। तो क्या करना है, सबसे पहला स्टेप ये होता है और दूसरा स्टेप ये होता है, ये तो आपको करना ही है। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप, इतने दो स्टेप में आपका इनपुट यूजर से ले सकते हैं। अब फर्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूँ तो यार उसमें क्या होता है, आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है स्कैनर क्लास का। अब क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम पढ़ेंगे, लेकिन इतना समझिए कि किसी भी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो उसी तरह से हम स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अभी हमने ऑब्जेक्ट का नाम इनपुट रख दिया है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे यार स्कैनर। स्कैनर लिखने के बाद आप ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। अब ये इनपुट की जगह आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद ये एक सिंटेक्स होता है, इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। अब ध्यान हो तो यार आप करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, तो सिस्टम डॉट आउट करते हैं आउटपुट शो करने के लिए, उसी तरह से यहाँ पर हम करते हैं सिस्टम डॉट इन। तो ये एक सिंटेक्स है स्कैनर। उसके बाद आपको स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसका नाम देना है। उसके बाद आपको लिखना है न्यू स्कैनर और फिर सिस्टम डॉट इन। बस इतना सिंपल सा, आपको एक सिंपल सा स्टेप है, ऑब्जेक्ट बना लिया स्कैनर क्लास का। सेकंड स्टेप क्या है, जो भी आप नंबर ले रहे हैं ना उसको एज इट इज लिख दीजिए। अब जैसे मान लीजिए इंट नंबर लिखते हैं हम, तो ऐसा ही लिखते हैं ना, इंट नंबर इज इक्वल्स टू 100 लेते हैं, तो ऐसा ही लिखते हैं। बस अब यहाँ पर जो 100 लिख रहे हैं उसकी जगह पर आप लिख दीजिए इनपुट, मतलब जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया है उस ऑब्जेक्ट का नाम, फिर आपको डॉट करके लिखना है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट के बाद आपको वो डेटा टाइप लिखना है जो आपने डेटा टाइप बनाया है यहाँ पर, जो भी डेटा टाइप का आप इनपुट लेना चाहते हैं। तो मैंने इंट बनाया तो मैं आई कैपिटल करके लिख दूंगा नेक्स्ट इंट, और ये मेरा मेथड है। तो यहाँ पर करना है इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, और नेक्स्ट इंट मेथड जो स्कैनर का है उससे आपका इंटीजर इनपुट ले जाएगा। ठीक है, इंटीजर इनपुट लेगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो जो भी आप यहाँ पर इंट की जगह लिखेंगे वही आपका इनपुट होगा। फ्लोट के लिए आप लिखेंगे यार नेक्स्ट फ्लोट, डबल के लिए लिखेंगे नेक्स्ट डबल, कैरेक्टर के लिए कुछ और, स्ट्रिंग के लिए कुछ और। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो पहला आपका स्टेप है स्कैनर इनपुट, मतलब कि स्कैनर, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। सेकंड स्टेप यार बस उसके मेथड का यूज़ करके और आप एक नंबर या फिर कोई भी वेरिएबल आप जो बना रहे हैं उसमें स्टोर कर लेना है। ठीक है, तो बस ये दो स्टेप है, और ये तो आपका इंपॉर्टेंट है ही, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। बहुत आसान है ये सारी चीज़ें, और फटाफट से हम परफॉर्म करके देख लेते हैं। अब जैसे आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर लिखते हैं स्कैनर, स्कैनर के बाद स्पेस दे करके आप जैसे मान लीजिए इनपुट ही लिख देते हैं इज इक्वल्स टू, और फिर न्यू स्कैनर, और उसके बाद आप लिखते हैं सिस्टम डॉट इन। ठीक है, इतने में यार आपको ये रेड कलर का एरर देगा। ये एरर बोलता है कि यार आपने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट नहीं कराया। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको इंपोर्ट कराने के लिए कुछ नहीं करना, ऑल्ट प्लस एंटर दबाते ही ऊपर देखिए आप, आपका इंपोर्ट हो चुका है। अब ये इंपोर्ट कहाँ पर हुआ है, पैकेज के बाद हुआ है। ध्यान रखिए यहाँ पर पब्लिक क्लास मेन जो हमारी क्लास है ना, उसके ऊपर इसको इंपोर्ट कराया इसने जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर नाम से। ठीक है, तो ये हमारा इंपोर्ट हो गया है। अब हम स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ कि यार एंटर एज। ठीक है, हम एज लेना चाह रहे हैं तो हम एज नाम का एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं। और उसके अगली लाइन में अब ध्यान दीजिए, यहाँ भी आप स्कैनर जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसका यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए इंट एज इज इक्वल्स टू इनपुट डॉट, फिर क्या था आपका नेक्स्ट इंट। तो जहाँ भी इसको यूज़ करेंगे ना, इस लाइन पे क्या होगा कि वो रुक जाएगा, कर्सर आपका रुक जाएगा और वो वेट करेगा आपके इनपुट के लिए। अब मैं फिर से ऐसा आउट कर देता हूँ एज को, तो मैं लिखूंगा योर एज इज, और उसके बाद मैं लिख दूंगा प्लस करके, आपको पता है ये कॉन्केटिनेशन बोलते हैं इसको, और एज करके ऐसा लिख दूंगा। अब देखें यहाँ पर प्रोग्राम फ्लो में क्या होगा। ठीक है, जैसे ही पहली लाइन में गया उसने प्रिंट कर दिया एंटर एज, उसके बाद वो रुक गया है, वो वेट कर रहा है आपके इनपुट के लिए। तो इसको बोलते हैं हम स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, स्कैन करता है चीज़ें। उसी तरह से यहाँ पर ये इनपुट स्कैन करेगा। जैसे ही मैं देता हूँ 23, तो उसने स्कैन करा, जैसे ही एंटर करूँगा वो बता रहा है योर एज इज 23।
तो ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम हो गया, ऊपर इंपोर्ट करा दो, 2 स्टेप में आपका इनपुट का काम हो जाएगा। अब जो मैं आपसे बात कर रहा था फ्लोट वगैरह की, तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ फ्लोट एज, तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा नेक्स्ट फ्लोट। ठीक है, तो मैं लिखूंगा नेक्स्ट फ्लोट, और अब ये फ्लोट में वैल्यू ले लेगा। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ, और यहाँ पर यार इसको इनपुट हम देते हैं फ्लोट में, तो जैसे मान लीजिए 34.56 एज मैंने दे दी, तो उसको फ्लोट में ले लेगा और बढ़िया से फ्लोट में हमको दिखा भी देगा। अब यहाँ पर 2 बातें आती है, 2 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 2 इनपुट ऑब्जेक्ट की मेथड्स है। ठीक है, पहली मेथड है यार नेक्स्ट, और दूसरी मेथड है नेक्स्ट लाइन। अब इन दोनों मेथड्स में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। ये दोनों मेथड्स काम आती है स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए। क्या काम आती है? स्ट्रिंग को एज एन इनपुट लेने के लिए। अब स्ट्रिंग क्या होती है? आपका कोई भी सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, तो फिर यार इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दो अलग अलग मेथड क्यों हैं? तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इन चीज़ों को हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं बोलता हूँ एंटर नेम, एज की जगह मैं कर देता हूँ यार एंटर नेम। उसके बाद यहाँ पर मैं स्ट्रिंग नेम ले लेता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू इनपुट डॉट, अब मैं कर देता हूँ सबसे पहले नेक्स्ट, सिर्फ नेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ लिख देता हूँ मैं योर नेम इज। ठीक है, योर नेम इज, और यहाँ कर देता हूँ एज की जगह पर नेम। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या हुआ, एंटर नेम, उसके बाद स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू इनपुट डॉट नेक्स्ट। तो अब ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। अब मैं अपना नाम मान लीजिए सलमान खान रख लेता हूँ 2 मिनट के लिए। ठीक है, तो एंटर नेम में मैंने लिख दिया सलमान खान। अब क्या हुआ, योर नेम इज सलमान, भाई साहब खान कहाँ गया? ठीक है, दूसरी चीज़ उसने नहीं ली। अब यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट की जगह पर कर देता हूँ नेक्स्ट लाइन, ठीक है, और फिर इसको रन करता हूँ, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से सेम इनपुट दूंगा इसको सलमान खान। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ सलमान खान, और फिर इसको रन करता हूँ, तो आप देखिए सलमान खान पूरा का पूरा आ गया। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा क्या दिक्कत हुई है। तो नेक्स्ट क्या करता है, जैसे ही मैंने इसको दिया सलमान खान, तो अब इसने क्या करा, जैसे ही उसको एक स्पेस मिला ना यहाँ पर, वो रुक गया। उसके बाद उसने कोई भी चीज़ एज एन इनपुट नहीं ली। जैसे उसको स्पेस मिला, सिर्फ उसने उसका पहला पहला लिया। लेकिन नेक्स्ट लाइन में क्या हुआ, जैसे ही मैंने सलमान खान दिया ना, उसने पूरा का पूरा इनपुट ले लिया, और फिर उसको मुझे आउटपुट शो कर दिया। तो ये डिफरेंस होता है नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में। तो जब भी आपको सिंगल वर्ड लेना है तो आप नेक्स्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, और जब भी आपको एक सेंटेंस या फिर एक से ज़्यादा वर्ड लेने तो आप नेक्स्ट लाइन का यूज़ करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो बस इतना ही था आपका स्कैनर क्लास। बहुत इजी है। ठीक है, सारे आपको मेथड्स याद रखना है, कुछ नहीं करना आपको। नेक्स्ट के बाद जो भी आपका डेटा टाइप है उसको लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल। तो बस इतना ही था आपका स्कैनर क्लास। और इसी से आप इनपुट लेते हैं। तो आपका इनपुट वाला जो एक पार्ट था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, वो आपका खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो है एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट्स। तो ये चीज़ें शायद आपने सुनी नहीं होगी जावा में, लेकिन बहुत ईजी है। ठीक है, स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन ये सारी चीज़ें बहुत ईजी है। जैसे हम क्या कर रहे थे, लिख रहे थे ना यार 5 ग्रेटर देन 4, और ऐसा बोल रहे थे कि यार ये एक एक्सप्रेशन है। उसके बाद हम ऑपरेटर में ऐसा एंड वगैरह लगा रहे थे। तो ये एक एक्सप्रेशन क्यों बोला था हमने, मतलब कि यार इसका कुछ ना कुछ मतलब है ना। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख रखा है, स्कोर इज इक्वल्स टू 90। इसको मैंने बोला यार ये एक एक्सप्रेशन है, मतलब कि इसका एक मतलब है कि हाँ स्कोर में आप 90 स्टोर कर दो। ठीक है, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर सेमी कॉलन लगा देता हूँ, ये एक स्टेटमेंट बन जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, इंट स्कोर इज इक्वल्स टू 9 इंटू 5, ये पूरा एक स्टेटमेंट है। लेकिन अगर मैं बोलूँ स्कोर इज इक्वल्स टू 9 इंटू 5, 9*5, तो ये मेरा एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ऐसा होता है एक्सप्रेशन और सेमी कॉलन लगा देने के बाद स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट को कैसे समझेंगे आप, स्टेटमेंट को ऐसा समझिए कि जो भी चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है एज अ लाइन, मतलब अगर इसको अगर रन करता है कंपाइलर, तो ये एक एग्जीक्यूशन हो रहा है ना, ये एक पूरी की पूरी लाइन का एग्जीक्यूशन हो रहा है, इसलिए इसको स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, और एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन एक छोटा सा कॉम्बिनेशन होता है ऑपरेटर्स, लिटरल्स, वेरिएबल्स इनका। तो यहाँ पर ये वेरिएबल है, ये ऑपरेटर है, ये लिटरल है, तो इतना इतना एक्सप्रेशन है। लेकिन जैसे ही अगर मैं यहाँ पर सेमी कॉलन लगा देता हूँ, वैसे ये स्टेटमेंट बन जाएगा, और फिर इस पूरे को हम बोलते हैं स्टेटमेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन क्या है, नंबर इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। लेकिन जैसे ही मैंने उसके आगे सेमी कॉलन लगा दिया, मतलब कि अगर मैं इसको रन करूंगा ना तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेटमेंट। तो जो एग्जीक्यूट हो जाए वो स्टेटमेंट, और नॉर्मली जो वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, लिटरल्स इनका कॉम्बिनेशन है उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। उसके बाद आता है हमारा ब्लॉक। ठीक है, तो स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन हमने जान लिया, अब जान लेते हैं ब्लॉक क्या होता है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि ब्लॉक ऑफ कोड, ऐसा करके हम बोलते हैं, तो ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक को आपको ऐसा समझना है ये ब्लॉक है। ठीक है, ऐसा आपने कोडिंग में बहुत सारी जगह देखा होगा, कर्ली ब्रेसेस, यही आपका ब्लॉक होता है। अब इसको आप ब्लॉक कैसे बोल सकते हैं जावा में, तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर लिख रहे हैं पब्लिक क्लास ए, जो हमारा सबसे बड़ा वाला बाहरी क्लास है,
उसके बाद हमने ये करा और ये यहाँ बंद हो गया, तो ये एक पूरा ब्लॉक हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, PSVM पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसमें हमने यहाँ खोला यहाँ बंद करा, तो ये पूरा एक ब्लॉक हो गया। ब्लॉक मतलब कि यार ऐसा समझे कि एक पूरा एक रेंज हो गया, एक एरिया हो गया, एक डब्बा हो गया, ये बाहर वाला डब्बा, ये अंदर वाला डब्बा। तो अंदर वाले ब्लॉक में हम जो भी कर रहे हैं ये उसी ब्लॉक में रहेगा, उसके बाहर जो भी हम करेंगे वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बाहर हम कुछ नहीं करते हैं, तो जो करते हैं इस ब्लॉक में करते हैं। तो ब्लॉक मतलब कि एक ऐसा आप समझिए एक रेंज है, एक स्कोप है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए मैं लिखता हूँ इंट एज इज इक्वल्स टू 21, और उसके बाद मैं कर देता हूँ इसको एस आउट करके मैं कर देता हूँ एज इज, और फिर उसके बाद मैं कर देता हूँ प्लस, और फिर 21, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ना ये पूरा आपका ब्लॉक है, PSVM का ब्लॉक है। इसके अंदर आप जो भी कर रहे हैं वो आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन जो है उसके अंदर की चीज़ें हो रही है। तो ये तो हो गया आपका ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा था, मैंने यार यहाँ पर इंट एज इज इक्वल्स टू 21, तो मैंने लिखा इंट एज इज इक्वल्स टू 21। तो ये आपका जो है एक्सप्रेशन है। वहीं अगर इसको सेमीकोलन लगा दिया तो ये पूरा आपका स्टेटमेंट बन गया। उसी तरह से यहाँ पर ये एक आपका स्ट्रिंग एक्सप्रेशन है, जैसे एज फिर इज, ठीक है, फिर प्लस फिर 21, ये आपका स्ट्रिंग एक्सप्रेशन है। तो आपका एक्सप्रेशन हो गया, स्टेटमेंट्स हो गया, ये आपका ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा ब्लॉक क्या होता है। अब हम बात करेंगे यार फ्लो कंट्रोल के बारे में। अब फ्लो कंट्रोल क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए प्रोग्राम रन कैसे हुआ। तो यहाँ पर प्रोग्राम रन होने का भी एक फ्लो है, ठीक है। फ्लो कैसे है, प्रोग्राम रन हो रहा है एक तरीके से, सबसे पहले पहली लाइन, फिर उसके बाद यहाँ पर आया, फिर उसके बाद मेन के अंदर गया, तो यहाँ पर उसने पैकेज बता दिया, ठीक है ये पैकेज है। उसके बाद यहाँ पर उसने इंपोर्ट करवा दिया, फिर जैसे ही वो मेन में गया उसके बाद वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन की पहली लाइन में गया, जैसे ही इसके अंदर गया उसने एक एज नाम का वेरिएबल बनाया। उसके बाद तो आप समझ रहे हैं यार फ्लो यहाँ पर एक लाइन बाय लाइन नीचे तक आ रहा है। अब फ्लो कंट्रोल मतलब क्या होता है कि इसी फ्लो को हम कंट्रोल करेंगे, बीच में कहीं और ले जाएंगे, फिर बीच में कहीं और ले जाएंगे, फिर उसके बाद इसको फिर से यहाँ मिला देंगे, तो इसको बोलते हैं फ्लो कंट्रोल। तो फ्लो कंट्रोल किसी भी प्रोग्राम का कैसे करते हैं वो अब हम जान लेते हैं। तो फ्लो कंट्रोल के लिए यार हम कुछ स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं, यहाँ पर इफ़ का करते हैं, इफ एल्स का करते हैं, इफ एल्स इफ का करते हैं, नेस्टेड इफ का करते हैं। तो ये सारे एक ही कैटेगरी में आते हैं, आपको इस कैटेगरी को बोलते हैं यार इफ एल्स, ठीक है। तो इफ एल्स की मदद से हम करते हैं यार आपका फ्लो कंट्रोल। फ्लो को कैसे कंट्रोल करेंगे, इफ एल्स की मदद से। मतलब कि यहाँ पर आपका प्रोग्राम चलते आ रहा है और बीच में मैंने एक कंडीशन दे दी, और वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये प्रोग्राम ऐसा नीचे जा रहा है, वरना ये प्रोग्राम एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है। फिर यहाँ पर एक और मैंने कंडीशन दे दी, अगर वो ट्रू होती है तो नीचे जा रहा है, वरना ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा आप पूरा फ्लो कंट्रोल करते हैं। अब कंडीशंस क्या होती है, कैसे देते हैं, ये सारा हम समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपकी एज है, एज आपकी, बार बार एज का एग्जांपल ले रहे हैं हम, पर कोई बात नहीं, इससे समझ आसानी से आएगा। एज क्या होता है, एज आपका डिटरमाइन करता है कि आप वोट दे सकते हैं या नहीं। आपको ये बहुत एग्जाम्पल मिलेगा वोटिंग वाला, तो वोट आप दे सकते हैं नहीं, आपका एज डिटरमाइन करता है। अगर आप 18 से ऊपर के हैं तब आप वोट दे सकते हैं। तो जैसे एक प्रोग्राम बनाते हैं आप एज, जिसमें आप इनपुट लेते हैं यूज़र से, और अगर वो इनपुट आपका 19 है या फिर 18 से ऊपर है, बेसिकली कंडीशन ये है कि अगर एज जो है आपकी 18 से ऊपर है तब तो आपका ये फ्लो चलना चाहिए। यहाँ पर लिख देते हैं हम एज ग्रेटर देन 18, तब तो आपका ये वाला फ्लो चलना चाहिए, अदरवाइज आपका ये वाला फ्लो चलना चाहिए, और आपको SOP हो जाना चाहिए नॉट एलिजिबल, ऐसा करके। तो इसका अगर हम फ्लो चार्ट बनाए तो क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम एज को इनपुट ले लेंगे, ठीक है, यूज़र से। उसके बाद हम एक यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे कि क्या एज हमारी 18 से ऊपर है। अगर ये ट्रू होता है तब तो हम प्रिंट करा देंगे कि यार एलिजिबल है, ठीक है, ऐसा करके। अगर ये फॉल्स होता है तब हम प्रिंट करा देंगे कि नॉट एलिजिबल है, ठीक है, ऐसा शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ। तो अगर ये ट्रू होता है तो ऐसा होगा, फॉल्स होता है तो ऐसा होगा। तो इफ़ का मतलब ये होता है कि इफ़ का मतलब हिंदी में अगर देखें तो अगर होता है। इफ़ मतलब कि अगर ये कंडीशन हो रही है तो, ठीक है। तो एक एक करके सारी चीज़ें हम अपने कोड एडिटर पे समझ लेते हैं कि किस तरह से काम कर रहा होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इफ़ की। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए यूज़र से इनपुट लेना चाहता हूँ, तो सबसे पहले क्या करता हूँ, स्कैनर, उसके बाद SC कर लेता हूँ। पहले हमने इनपुट करा था तो हम कुछ भी कर सकते हैं, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम करते हैं system.in, और ये हो गया हमारा स्कैनर का ऑब्जेक्ट बन गया। अब अपनी पहली स्टेप हो चुकी है, दूसरी स्टेप क्या थी, हम करेंगे इंट एज इज इक्वल्स टू, फिर हम करते थे यार SC डॉट नेक्स्ट इंट। तो ये हमने इनपुट भी ले लिया यूज़र से, और इनपुट लेने के पहले यार हम एक मैसेज भी शो कर देते हैं एंटर एज करके। तो ऐसा आउट करता हूँ मैं एंटर योर एज, ठीक है, ऐसा करके मैसेज भी लिख दिया मैंने। और उसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पर इफ़। अब आपको क्या करना होता है, आपको इफ़ लिखना होता है, इफ़ आपका कीवर्ड है।
तो इफ जैसे ही आप लिखेंगे वैसे ही कंपाइलर समझ जाएगा कि ठीक है, आप एक कंडीशन चेक करवाना चाहते हैं, यहाँ पर फ्लो कंट्रोल लगाना चाहते हैं। तो इफ के बाद आप ब्रैकेट में लिखते हैं क्या एज मेरी 18 से बड़ी है। अगर मेरी एज 18 से बड़ी है तो आप एक स्कोप बनाते हैं। स्कोप आपको ध्यान होगा कर्ली ब्रेसेस होते हैं। अब यहाँ पर आप कर देंगे, सिंपली प्रिंट कर देंगे एलिजिबल, ठीक है। फिर आप लिखते हैं यार एल्स। अब एल्स का क्या मतलब होता है, इफ का मतलब तो हो गया अगर, तो एल्स का मतलब होता है कि अगर नहीं होता है तो क्या करना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एस आउट और फिर आप लिख सकते हैं नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो ये होता है आपका बेसिक इफ एल्स, ये सबसे सिंपल वाला इफ एल्स है। तो क्या करा, सबसे पहले इसमें फ्लो कंट्रोल करा हमने। फ्लो कंट्रोल के लिए क्या करा, बहुत ईजी है। इफ लगाया, इफ के बाद आपने कंडीशन दे दी, तो ये इसका सिंटेक्स है। इफ के बाद आपने कंडीशन दे दी, उसके बाद आपने कंडीशन के अंदर ये अपना ब्लॉक है, यहाँ से शुरू हुआ है यहाँ खत्म हुआ है, इस ब्लॉक के अंदर जो भी आप कोड लिखेंगे ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर ये कंडीशन ट्रू है। उसके बाद आपने एल्स लिखा, मतलब कि इस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड है ना वो एग्जीक्यूट होगा अगर वो कंडीशन फॉल्स है। तो ट्रू होगा तो ये होगा, फॉल्स होगा तो ये होगा, ठीक है। इतना ईजी है। तो हमने जो डायग्राम बनाया था वहां पर उसी के हिसाब से ये चल रहा है। तो फिर इसको रन करके देख लेते हैं क्या होता है। रन करने पे यार उसने सबसे पहले हमसे पूछ लिया है एंटर योर एज, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं 13 दे देता हूँ। उसके बाद मैं एंटर करता हूँ तो वो मुझे बता देगा नॉट एलिजिबल। और सेम तरीके से अगर मैं फिर से इसको रन करूं और अपनी एज यार 18 से ऊपर दे देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं 19 दे देता हूँ, तो वो मुझे बता देगा एलिजिबल है, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक प्रोग्राम था इफ एल्स का आपका। अब इसके आगे हम देख लेते हैं कि इफ एल्स में भी आपके क्या क्या वेरिएशंस आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला सिंटेक्स लिखा है जावा इफ स्टेटमेंट का। इफ मतलब होता है अगर, ठीक है, बिल्कुल सेम चीज़ है। इफ, उसके बाद आप लिखते हैं कंडीशन, ये सिंटेक्स होता है, ये आपको लिखना ज़रूरी है। इफ, फिर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है और ब्रैकेट में हम लिखते हैं कंडीशन। कंडीशन के बाद यार हम लिखते हैं ऐसा कर्ली ब्रेसेस, और उसके अंदर आप जो भी कोड लिखेंगे यहाँ पर वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, जो भी कंडीशन लिखते हैं। अब ट्रू फॉल्स का फंडा मैंने आपको याद हो तो ऑपरेटर्स में बताया था। तो अगर मैं लिख रहा हूँ एज इज ग्रेटर देन 18, तो ये या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर से, ठीक है। तो ट्रू या फॉल्स के बेसिस पे ये कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है। उसके बाद यार कोड टू बी एग्जीक्यूटेड में आप जो भी लिखेंगे वो आपका रन हो जाएगा। उसी तरह से यार आपका इफ एल्स स्टेटमेंट होता है जो जस्ट हमने अभी बनाया था। तो क्या होता है, इफ में तो सबसे पहले अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, अगर ये ट्रू हो रही है तो ये रन हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये फॉल्स हो रही है तब ये रन हो जाएगा, मतलब कि ये वाली चीज जो है तब रन होगी जब कंडीशन फॉल्स है। तो ये आपका इफ एल्स का सिंटेक्स है। अब इफ एल्स के बाद क्या आता है, इफ एल्स इफ। अब इस लैडर को हम कितना भी बड़ा बना सकते हैं, ठीक है, उसका आप जितनी मर्जी बड़ा बना लीजिए। उसमें इफ एल्स इफ, ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, इफ हुआ, फिर हमने बात करी इफ और एल्स की, अब हम बात कर रहे हैं इफ एल्स इफ की। तो यहाँ पर जो एल्स इफ है ना वो साथ में जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए एल्स इफ लिखा है हमने, यहाँ पर आप देखिए एल्स इफ लिखा है हमने, मतलब कि इसमें एक से ज्यादा कंडीशन दे रहे हैं। सबसे पहले हम करवा रहे हैं कि इफ कंडीशन फर्स्ट इज ट्रू तब तो ये कर दो, लेकिन अब अगर दूसरी कंडीशन ट्रू है, यहाँ पर ये नहीं बोल रहे हैं कि अगर कंडीशन 1 फॉल्स है, यहाँ ये बोल रहे हैं कि अगर दूसरी कंडीशन ट्रू है तब ये वाला रन करो, अगर तीसरी कंडीशन ट्रू है तब ये वाला रन करो। और अगर इसके बाद अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ एल्स और फिर एक कोड लिख देता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो वाला कोड हो जाएगा जो तीनों कंडीशन कोई भी ट्रू नहीं हुई है, उसके बाद यहाँ पर तीनों कंडीशन फॉल्स हो गई तब जा करके ये वाला कोड रन होगा। तो इसको हम बोल देंगे इफ एल्सिफ और उसके बाद एल्स। तो ये पूरा आपका लेटर होता है इफ एल्स का, ठीक है। तो इसको हम बहुत ही छोटे प्रोग्राम से समझ सकते हैं, जैसे कि इंट नम, अभी मैं इनपुट नहीं ले रहा क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इंट नम इज 1, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ नम इक्वल इक्वल 1, मतलब कि अगर वो 1 होता है ना तब आप प्रिंट कर दो कि ठीक है आपका 1 है, ठीक है 1। उसके बाद एल्स, फिर मैं लिख रहा हूँ इफ, मतलब मैं दूसरी कंडीशन देना चाह रहा हूँ कि अगर नम जो है मेरा वो 2 है तब आप प्रिंट कर दो कि वो 2 है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है और यहाँ पर बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। फिर मैं एक और एल्स इफ दे रहा हूँ कि अगर नम मेरा 3 है तब आप प्रिंट कर दो कि वो 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा आउट करूंगा मैं और यहाँ पर लिख दूंगा मैं 3। लेकिन अगर इन तीनों में से कुछ नहीं है तब मैं एल्स लिखूंगा और तब मैं प्रिंट कर दूंगा कि नन ऑफ द अबाव, ठीक है, NOTA करके ऐसा प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए फ्लो क्या चल रहा है। सबसे पहले क्या हुआ, नम में 1 स्टोर्ड है। अब अगर ये ट्रू हो जाता है जो कि ऑब्वियसली होगा, तब ये वाला जो 1 है वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन एल्स इफ में अलग अलग कंडीशंस दे रखी है, ठीक है। और एल्स कब रन होगा, जब कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर इसको अगर मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा 1 प्रिंट होगा, क्योंकि मेरा वो नम जो है
वो 1 है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मैं नम को कर देता हूँ यार 51 कर देता हूँ और फिर इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए सारी कंडीशंस वो चेक करेगा सबसे पहले, 1 2 3 सारी कर ली। उसके बाद आपको कुछ नहीं मिला तो यार वो NOTA आपका प्रिंट कर देगा। तो इसको बोलते हैं हम इफ एल्स इफ और फिर लास्ट में आप लगा देंगे अपना एल्स। तो ये पूरी आपकी लैडर बन जाती है, ठीक है। उसी तरह से एक और हम प्रोग्राम बना सकते हैं लीप ईयर का, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इंट ईयर इज इक्वल्स टू 2004 मान लीजिए कर लेता हूँ। अब लीप ईयर का जो अपना लॉजिक होता है वो ये होता है कि अगर आपका ईयर जो है, ठीक है, अगर वो मॉड्यूलस जैसे कि जो रिमाइंडर है उसको 4 से डिवाइड करने पे अगर वो 0 आ रहा है तो आपका वो लीप ईयर है। तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा लीप ईयर, ठीक है। अगर वो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो वो आपका लीप ईयर नहीं है ना। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा एल्स और फिर ऐसा आउट कर दूंगा यार नॉट अ लीप ईयर। तो ये आपका नॉर्मल सा लीप ईयर वाला प्रोग्राम बन चुका है। इसको अगर मैं रन करता हूँ तो जैसे मान लीजिए 2004 जो है वो आपका लीप ईयर है या नहीं। तो यार 2004 आपका लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि वो 4 से जो है परफेक्टली डिवाइड हो रहा है ना। तो ईयर डिवाइडेड जो आप बोलते हैं मॉड्यूलस 4, क्योंकि हम रिमाइंडर देखना चाह रहे हैं ना, अगर वो 0 रिमाइंडर है मतलब परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। तो इफ एल्स की मदद से आप बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेस्टेड इफ एल्स की। तो नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स की अगर मैं बात करूं आपसे, तो नेस्टेड मतलब होता है यार एक के अंदर एक। मतलब कि यार इसके अंदर अगर मैं जैसे मान लीजिए यहाँ पर ईयर तो मैंने ले लिया है, उसके बाद मैं लिख देता हूँ इंट नम इज इक्वल्स टू 5। तो इसके अंदर मैं एक और कंडीशन चेक करवाना चाहता हूँ कि अगर मेरा ईयर जो है लीप ईयर है तो आप एक और काम करो कि आप ये भी देख लो लगे हाथ कि क्या मेरा नम जो है वो 6 है। अगर मेरा ईयर लीप ईयर है ना तभी इसको देखो कि क्या मेरा नम 6 है। तो मैं एक और चीज प्रिंट करा दूंगा नम इज 6। लेकिन अगर मेरा ईयर ही लीप ईयर नहीं है तो आप मत देखो कुछ भी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, सिंपल सी बात है यार, आपका एक लॉजिक चल रहा है उसके अंदर आपने एक और लॉजिक लगा दिया। क्या होता है, ये वाली कंडीशन जो है ये तो ट्रू हो गई कि हाँ हमारा जो ईयर है वो लीप ईयर है, तो ये वाला लाइन प्रिंट हो गया। अब ये वाली जो कंडीशन है इफ नम इज 6, नम हमारा 5 है वो 6 नहीं है, तो ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, इसलिए ये वाला प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर फटाफट से मैं नम को चेंज करके देख लेता हूँ, यहाँ पर 5 को कर देता हूँ मैं 6, ठीक है। तो इसको 6 कर देने से क्या होगा, फिर इसको अगर रन करता हूँ मैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इफ के अंदर जो मेरा इफ है ना उसमें भी वो घुस चुका है। तो यहाँ पर ये वाली ट्रू हो गई है। अब ये वाली जो फॉल्स थी वो भी आपकी ट्रू हो गई है, तो ये भी रन हो गया। तो यहाँ पर आपका लीप ईयर भी हो गया है, नम इज 6 भी हो गया है। तो बेसिकली क्या हुआ, इफ कोई कंडीशन उसके अंदर मैंने एक और इफ लगा दिया और एक और कंडीशन। अब ये इसका ब्लॉक है, ये इसका ब्लॉक है, अब यहाँ पर एल्स का है, ये वाला ब्लॉक है, ठीक है। तो इफ के अंदर इफ को बोलते हैं हम नेस्टेड इफ। तो ये होता है आपका नेस्टेड इफ एल्स। ऐसे आप कितने भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसका कोई आपका लिमिट नहीं है, जैसा आपको यूज करना है, जो आपका प्रोग्राम का लॉजिक है उसके हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर हमने लिख रखी है, इसका सिंटेक्स जावा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। नेस्टेड मतलब क्या होता है, एक के अंदर एक। तो ये इफ कंडीशन है, अब ये उसका कोड है, उसके बाद एक और इफ कंडीशन हमने लगा दी है। तो अगर ये ट्रू होती है और ये भी ट्रू होती है तो ये वाला भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन पहले ही अगर ये फॉल्स हो जाती है तो यार ये अंदर आएगा ही नहीं, ठीक है, वो सीधा यहाँ पर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी नेस्टेड इफ की। अब लास्ट हमारा जो बचता है वो है आपका स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट को समझने के लिए कुछ नहीं करना है यार, बहुत इजी है। आपका एक सिंटेक्स होता है स्विच का, सिर्फ आपको सिंटेक्स लिखना है। तो मैं साथ ही साथ आपको कोड करके दिखाऊंगा कि यार क्या सिंटेक्स होता है और क्या क्या इसमें हो रहा होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये सारी चीज़ें हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब कुछ हम हटा देते हैं और बेसिकली क्या करते हैं, मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ। उस प्रोग्राम में मैं चाहता हूँ कि यार एक यहाँ पर एक नंबर हो जिसको हम बोलेंगे डे नंबर, ठीक है। डे नंबर क्या होता है, 1 2 से लेकर के ऐसा करके मेरा 7 तक डे नंबर हो। अगर मेरा डे नंबर 1 है तो मेरा मंडे प्रिंट हो, ठीक है। उसी तरह अगर मेरा डे नंबर 2 है तो मेरा ट्यूसडे प्रिंट हो। उसी तरह से यार ये 3 के लिए वेंसडे, फिर 4 के लिए थर्सडे, 5 के लिए फ्राइडे, फिर सैटरडे 6 के लिए, और 7 आपका जो है संडे हो गया, ठीक है। तो हमने 1 से लेकर के 7 सारे डे नंबर को प्रिंट करवाना है। अब इसके लिए आप सोच सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने इफ कर दिया कि इफ डे नंबर इज इक्वल्स टू 1, है ना, तब मेरा मंडे प्रिंट हो। एल्स इफ डे नंबर इज 2, ट्यूसडे प्रिंट हो। एल्स इफ ऐसा करके यार कितना आप एल्स इफ का लेटर बनाएंगे, कितना बड़ा आपका लेटर बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका यूज होता है स्विच। अब स्विच क्या होता है, स्विच का हमेशा एस जो होता है वो आपका स्मॉल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब स्विच क्या होता है, स्विच के अंदर आप डे नंबर को डाल देंगे, ऐसा समझिए, स्विच के अंदर डे नंबर को डाल देंगे और सारे केसेस लिख देंगे, केस 1 2 3 4 से लगा करके 7 तक सारे केसेस लिख देंगे, है ना। तो जो यहाँ पर आप डाल रहे हैं एज एन इनपुट, जो आप डे नंबर स्विच के इसमें डाल रहे हैं, है ना, यहाँ पर जो आप डाल रहे हैं वही आप यहाँ पर लिखेंगे कि अगर 1 हुआ डे नंबर, अगर 2 हुआ डे नंबर, अगर 3 हुआ, 4 हुआ, ऐसे करके अगर 7 हुआ, फिर आप
इसको कॉलन लगाते हैं और यहाँ पर आपका कोड लिख देते हैं कि अगर 1 होता है तो ये कर दो, ठीक है, 2 होता है तो ये कर दो, ऐसा आप कोड लिख देते हैं, ठीक है। तो अभी आपको अगर समझ नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी हम फटाफट से इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है, बस ये ध्यान रखना है जो भी आप स्विच के अंदर दे रहे हैं वही आपका केस भी होना चाहिए कंपेयर करने के लिए। तो क्या करना है, सबसे पहले हम इंट और उसके बाद हम कर देते हैं डे नंबर और सबसे पहले इसमें 5 करवा देते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे स्विच लिखना है हमको, तो जैसे ही हम स्विच लिखते हैं, स्विच के बाद अंदर ब्रैकेट में हमको देना है डे नंबर, ठीक है, डे नंबर दे दिया। उसके बाद इसका कर्ली ब्रेसेस हमको खोलना है, ये अपना जो है पूरा ब्लॉक बन गया। अब हम लिखते हैं केसेस कि अगर केस 1, सबसे पहला केस, अगर डे नंबर 1 हुआ तो क्या आपको क्या करना है, तो यार आपको करना है प्रिंट मंडे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मंडे, ठीक है। तो ये हो गया केस 1। उसके बाद हम लिखते हैं ब्रेक। अब ब्रेक क्यों लिखते हैं, ब्रेक इसलिए लिखते हैं, मैं आपको बताता हूँ ब्रेक क्यों लिखते हैं। पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सारे केसेस हम प्रिंट करवा देते हैं। अब मैंने सारे केसेस आपके लिए लिख दिए हैं। यहाँ पर केस 1 में हमारा मंडे हो गया, केस 2 में ट्यूसडे, केस 3 में वेंसडे, केस 4 में थर्सडे, फिर फ्राइडे, सैटरडे और 7 में संडे। अब लास्ट में मैंने डिफॉल्ट लिखा है। डिफॉल्ट मतलब क्या होता है कि अगर 1 से 7 तक कोई भी डे नंबर नहीं मिला उसे, अगर वो कंपेयर करता है और उसको कोई भी डे नंबर 1 से 7 के बीच में नहीं मिला, तो फिर वो क्या करेगा, तो आप लिख सकते हैं डिफॉल्ट में नॉट वैलिड, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूं, ब्रेक का मतलब अभी बताता हूं, अगर मैं इसको रन करूं तो आप देख सकते हैं यार मैंने 5 लिखा था, इसलिए आप 5 पर देखिए उसने फ्राइडे प्रिंट कर दिया बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो हमारा प्रोग्राम तो बिल्कुल सही रन हो रहा है। अब ब्रेक का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो क्या हुआ, जैसे कि डे नंबर मान लीजिए 5 था, तो क्या हुआ, यहाँ पर ये अंदर गया, डे नंबर 5 था, केस 1 चेक करा नहीं मिला, केस 2 चेक करा उसको नहीं मिला, ठीक है। उसी तरह केस 3 भी उसको नहीं मिला। तो यहाँ पर क्या होता है, केस 3 के बाद केस 4 और केस 5 चेक करेगा। तो जब उसने केस 4 चेक करा उसको नहीं मिला, जैसे ही उसने यहाँ पर गया और चेक करा कि यार केस 5 मैच हो रहा है, यहाँ पर उसको केस 5 मैच हो गया था। तो उसके बाद उसने क्या करा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फ्राइडे कर दिया। अब जैसे ही मैच होने के बाद वो अंदर घुसा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ऐसी लाइन चल रही थी, एक अंदर चल रही थी। तो जैसे ही उसका केस मैच होता है ना, वो अंदर आ जाता है। अब अंदर आने के बाद यार अगर ये ब्रेक नहीं लगाते, ब्रेक मतलब ये होता है कि ठीक है, तुझे तेरा काम जो था वो तेरा हो चुका है, तेरे को जो केस ढूंढना था वो तुझे मिल चुका है, अब तू यहाँ से चले जा, आगे के एग्जीक्यूशंस मत कर। तो ब्रेक मतलब यही होता है। अगर यहाँ पर ब्रेक में नहीं लगाता ना, तो वो अंदर घुस चुका है ना, तो ये इस लाइन का सारा प्रिंट कर देता, ठीक है। जब तक उसको अगला ब्रेक नहीं मिलता, मान लीजिए ये वाला ब्रेक भी नहीं होता, ये वाला भी नहीं होता, तो वो यहाँ पर भी नहीं होता, तो वो अंदर घुस चुका है ना, अभी ये भी प्रिंट कर देता है, ये भी प्रिंट कर देता है, ऐसा होता है। तो ब्रेक लगाना आपका बहुत ज़रूरी है, मतलब कि आपका जो काम हो चुका है उसके बाद आप ब्रेक लगाइए और उसको बताइए कि ठीक है, तुझे केस जो चाहिए था वो मिल गया है, अब तुम बाहर जाओ। तो मान लीजिए यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। अब कमेंट करने का एक तरीका है, जैसे मान लीजिए मैं सारे ब्रेक हटा देता हूँ। कमेंट करने के लिए आप कुछ नहीं, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश ऐसा करके आप फटाफट से कमेंट कर सकते हैं। इसको भी कमेंट कर, सारे ब्रेक हटा देता हूँ, मैं सारे ब्रेक हटा देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ यार, केस जो अपना नंबर था उसको मैं चेंज कर देता हूँ, 5 को मैं कर देता हूँ 3, ठीक है। तो इसको कर देता हूँ 3। अब इसको मैं कर देता हूँ रन। अब यहाँ पर देखिए आप क्या होता है, यहाँ पर उसने वेंसडे से लेकर के सारे प्रिंट कर दिए, इवन नॉट वैलिड भी प्रिंट कर दिया। अब ऐसा उसने क्यों करा, क्योंकि ऑब्वियसली यार यहाँ पर क्या हुआ, केस 1 में गया मंडे, उसको नहीं, अंदर गया ही नहीं था। यहाँ पर जो हमने लाइन बनाई थी ना हमारी, वो हमारी फुलफिल नहीं हुई। केस की लाइन तो बाहर चल रही थी, तो अभी वो बाहर वाली लाइन में ही है, और यहाँ पर लाइन ये अंदर चल रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये अभी बाहर पर ही चल रहा है, यहाँ पर यहाँ तक बाहर पर ही चल रहा है। अब जैसे ही केस 3 उसे मिला और 3 उसको मिल गया, तो अब वो अंदर वाली लाइन में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जो अंदर वाली लाइन है ना, वो उसमें एंटर कर जाएगा यहाँ से। जैसे ही उसने एंटर किया, उसको वेंसडे मिला, उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। जो उसको लाइन मिलेगा कोड, वो उसको प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पर एंटर हो जाने के बाद उसको कहीं भी ब्रेक नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली इस लाइन के सारे सारे उसको जितना कोड मिल रहा है ना, वो सारा प्रिंट करते जाएगा। देखिए यहाँ पर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर नॉट वैलिड, सारी चीज़ें उसने प्रिंट कर दी, क्योंकि उसको ब्रेक नहीं मिला। तो इसलिए यार ब्रेक का यूज़ इसीलिए होता है ताकि यार केस कंप्लीट हो जाने पर, मतलब उसका मैच हो जाने पर, वो जो है बाहर निकल सकें, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये वाला ब्रेक मैं लगा देता हूँ, तो जैसे ही उसको फ्राइडे पर ब्रेक मिलेगा वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए उसने सिर्फ वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे प्रिंट करा है। तो इसको फिर से लाइन वाले कॉन्सेप्ट से समझिए क्या हुआ। यहाँ पर हमारा लाइन चल रहा था, बाहर वाला लाइन ये रहा केस वाला, और उसके बाद अंदर वाला लाइन ये रहा, ठीक है। तो जब वो बाहर चल रहा था, जैसे ही 3 से अंदर पेनिट्रेट हुआ, वेनेसडे उसने प्रिंट कर दिया,
वैसे उसको ब्रेक नहीं मिला तो अंदर गया, उसने थर्सडे प्रिंट कर दिया, उसी लाइन पर चल रहा था, फ्राइडे प्रिंट कर दिया। अब जैसे ही उसे ब्रेक मिला वैसे ही वो इससे बाहर आ जाएगा और बाहर आकर के ये कोई भी केस रन नहीं करेगा और नीचे जा करके अपना नॉर्मल फ्लो चलते रहेगा। इसलिए यहाँ पर वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे ही प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्विच समझना है। ब्रेक मैंने बता दिया है, अगले लेक्चर में ब्रेक के बारे में और अच्छे से बात कर लेंगे। लेकिन अभी तक यार इतना ही बात रखते हैं, अपना स्विच कंप्लीट हो चुका है, फ्लो कंट्रोल हम समझ चुके हैं। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम चल रहा है उसको किस तरह से कंट्रोल करके कहीं और डायरेक्शन में ले जाना है। ठीक है, एक्सप्रेशंस, फ्लो कंट्रोल, इवन यूजर से इनपुट लेना, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको पसंद आया हो। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी यार मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए यार सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।